नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज के बुलेटिन की शुरुआत से पहले आप सबके लिए एक बेहद जरूरी सूचना आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस बार के बुलेटिन के साथ 2 नए बदलाव किए जा रहे हैं। पहला, अब से हर बुलेटिन की पीडीएफ 4 सप्ताह के अंतराल पर उपलब्ध कराने के बजाय उसी सप्ताह यानी आपके एपिसोड के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा, अब हर बुलेटिन के आखिर में उसी बुलेटिन की खबरों पर आधारित 5 महत्वपूर्ण पीटी के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इनके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने होंगे। इन सवालों का सही जवाब देने के लिए जरूरी है कि आप बुलेटिन को गौर से देखें। हमें भरोसा है कि यह पहल आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी उम्मीद के साथ आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के हेडलाइंस के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के नाम से बना नया मंत्रालय, देश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देना है मकसद। सरकार के सहकार से समृद्धि विजन पर लिया गया फैसला। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिहाज से निपुण भारत पहल की शुरुआत, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को साकार बनाने की दिशा में शुरू हुई यह योजना। बच्चों को न्यूमेरेसी में सहज बनाना है मकसद। राजस्थान में प्रोजेक्ट बोल्ड हुआ लॉन्च, राजस्थान के आदिवासियों की आय में इजाफा करने की योजना। बांस आधारित अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। ओईसीडी की इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील में अब भारत भी शामिल। डिजिटलीकरण की उभरती चुनौतियों से निपटने पर रही बातचीत। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकने पर रहा जोर। और ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम में फिलिंग का काम फिर शुरू। इथियोपिया और सूडान एवं मिस्र के बीच तकरार। सुरक्षा परिषद की बैठक से पहले क्षेत्र में तनाव का माहौल। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। पिछले दिनों सरकार के एक नए मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का गठन हुआ। नए मंत्रालय को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य देश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देना है। सरकार के सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि देश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 97वें संविधान संशोधन के जरिए सहकारी समितियों को एक मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। इन्हें अनुच्छेद 19(1)(c) का हिस्सा बनाया गया। इसके साथ ही सहकारिता को और मजबूती मिले, इसके लिए 97वें संशोधन के जरिए ही संविधान में नया भाग 9(b) जोड़ा गया। इस भाग में अनुच्छेद 243(ZH) से लेकर अनुच्छेद 243(ZT) आते हैं। इनके अलावा इसी संशोधन के जरिए संविधान में अनुच्छेद 43(b) भी जोड़ दिया गया। आपको बता दें कि भारत सरकार में काम के आवंटन के लिए भारत सरकार कार्यों का आवंटन नियम 1961 बनाए गए हैं। ये नियम अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति ने जारी किए हैं। केंद्र सरकार के स्तर पर नए मंत्रालय या विभाग का गठन या विलय इन नियमों के तहत राष्ट्रपति ही करते हैं। हालांकि इस बारे में प्रधानमंत्री से जरूर सलाह लेते हैं। किस मंत्री को किस मंत्रालय का प्रमुख बनाया जाएगा, यह आवंटन भी राष्ट्रपति ही करते हैं। पिछले दिनों तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने निपुण भारत पहल की शुरुआत की। उद्घाटन समारोह के दौरान निपुण भारत के लिए एंथम और क्रियान्वयन दिशा निर्देश भी लॉन्च किए गए। निपुण का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। सरकार के मुताबिक निपुण भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सामने रखा था, जिसने शिक्षा पद्धति से जुड़े कई तौर तरीकों को बदल दिया गया। निपुण भारत का टारगेट एक ऐसे वातावरण को तैयार करना है जिससे आधारभूत साक्षरता और न्यूमेरेसी तक सभी की पहुंच हो। ऐसा वातावरण तैयार करने का मकसद बच्चों को इस योग्य बनाना है कि ग्रेड 3 के आखिरी तक पढ़ाई, लेखन और गणना में 2026-27 तक वे काफी सहज महसूस करने लगे। आपको बता दें कि निपुण भारत का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग करेगा। इसे लागू करने के लिए एक 5 चरणीय व्यवस्था बनाई जाएगी, यानी राष्ट्रीय, राज्यीय, जिला, खंड और स्कूली स्तर पर यह व्यवस्था होगी। यह इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म समग्र शिक्षा के तहत काम करेगा। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक पहुंच कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक को शामिल किया गया है। 2018-19 के बजट में इस कार्यक्रम की घोषणा की गई, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन को मिला दिया गया।
आईटी एक्ट की धारा 66A पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि 6 साल पहले इस धारा को हटा देने के बाद भी इसका इस्तेमाल होना गंभीर स्थिति को बताता है। गौरतलब है कि 2015 में कोर्ट ने वर्ष 2000 के इस कानून की धारा को असंवैधानिक करार दिया था। अदालत ने इस मामले में बोलने की आजादी के विस्तार के पक्ष में फैसला सुनाया। यह फैसला कोर्ट ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में दिया था। धारा 66A के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर के जरिए गलत सूचना फैलाता है तो उसे 3 साल तक की सजा दी जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यहाँ गलत सूचना से मतलब ऐसी किसी भी जानकारी से है जिससे धमकी, खतरा, असुविधा, अपमान, घृणा, नुकसान आदि की मंशा जाहिर होती हो। इस धारा को लागू करने में कानूनी विवाद यह है कि कौन सी सूचना गलत है या नहीं, यह बात पुलिस ही निर्धारित कर लेती है और व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानव तस्करी को रोकने के लिए एक बिल का मसौदा तैयार किया है। इसे नाम दिया गया है ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स प्रिवेंशन केयर एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2021, यानी मानव तस्करी रोकथाम, देखभाल एवं पुनर्वास विधेयक 2021। लोगों से राय लेने के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद संसद में इससे जुड़ा विधेयक पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले 2018 में ऐसा ही एक बिल लोकसभा से पारित हुआ था, लेकिन उसे राज्यसभा में पेश नहीं किया गया। इससे पहले इससे जुड़े जो भी बिल पेश किए गए उनके मुकाबले इस ड्राफ्ट में तस्करी से जुड़े अपराधों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। वहीं पीड़ितों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ विक्टिम्स का दायरा भी अब बढ़ा है। प्रस्ताव के मुताबिक सजा की कठोरता को बढ़ाने के लिए आजीवन कारावास, यहां तक कि मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया गया है। ड्राफ्ट में इस बात का जिक्र है कि एक बार कानून बनने के बाद यह देश के सभी नागरिकों पर तो लागू होगा ही, साथ ही बाहर मौजूद भारतीयों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। इसके साथ ही भारत में रजिस्टर्ड किसी भी जहाज या एयरक्राफ्ट पर मौजूद व्यक्तियों पर भी यह कानून लागू होगा। सैन्य कर्मी, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ को भी इस ड्राफ्ट के दायरे में रखा गया है। क्रॉस बॉर्डर स्थिति में तस्करी से जुड़े सभी अपराधों को इस ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। एक खास बात यह है कि इस तरह के किसी भी अपराध के जरिए हुई आय से जो भी संपत्ति खरीदी जाएगी उसे जब्त किया जा सकेगा। संपत्ति जब्त होने की यह प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की तरह ही होगी। मसौदे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को मुख्य जांचकर्ता एजेंसी बनाया गया है। डीपीआईआईटी ने अपने ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्रोजेक्ट के लिए एक सलाहकारी समिति का गठन किया है। यहाँ डीपीआईआईटी से मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से है, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ओएनडीसी प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद डिजिटल एकाधिकार यानी डिजिटल मोनोपोली को रोकना है। यह प्रोजेक्ट ई कॉमर्स प्रोसेसेस को ओपन सोर्स बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा जिसका इस्तेमाल सभी ऑनलाइन रिटेलर्स कर सकेंगे। ऐसा अनुमान है कि ओएनडीसी प्रोजेक्ट के जरिए पूरी वैल्यू चेन का डिजिटलीकरण हो जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत ऑनबोर्डिंग ऑफ सेलर्स, वेंडर डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी और प्रोडक्ट कैटलॉगिंग जैसी प्रोसेसेस का ओपन सोर्स किया जा सकता है। किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोसेस को ओपन सोर्स किए जाने का मतलब यह है कि अब कोड और उस प्रोसेस के सभी स्टेप्स को दूसरे लोगों के लिए भी खोल दिया जाता है। दूसरे लोग भी अब इन प्रोसेसेस का इस्तेमाल मुफ्त में कर सकते हैं। वहीं उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट और मॉडिफाई भी किया जा सकता है। हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एप्पल कंपनी के आईफोन्स का ऑपरेटिंग सिस्टम iOS एक क्लोज्ड सोर्स है जिसे रीमॉडिफाई नहीं किया जा सकता। वहीं गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है जिसे सैमसंग, जियोमी, OnePlus जैसी कंपनियां अपने हार्डवेयर के लिए इन्हें रीमॉडिफाई कर सकती हैं। पिछले दिनों खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने एक खास मिशन प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया। बोल्ड से यहाँ मतलब बैम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट से है। इस प्रोजेक्ट का मकसद राजस्थान के आदिवासियों की आय में इजाफा करना है। साथ ही कोशिश रहेगी कि यहाँ बांस आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। उदयपुर के निचला मांडवा गांव से शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट एक खास वैज्ञानिक पहल है जिसे मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए शुरू किया गया है। इसके साथ ही आयोग लोगों की आजीविका और स्थानीय उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए भी कदम उठाएगा। प्रोजेक्ट के तहत शुरुआती दौर में बेकार पड़ी ग्राम पंचायत भूमि पर बांस की खास किस्म लगाने के लिए सैपलिंग्स यानी छोटे पौधे
या कलम मुहैया कराए गए हैं। इनमें शामिल हैं बाम्बूसा तुदला और बाम्बूसा पॉलीमोर्फा, जिन्हें असम से मंगाया गया है। प्रोजेक्ट के तहत शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में बांस आधारित ग्रीन पैचेस बनाए जाएंगे। यह पहल लैंड डिग्रेडेशन और मरुस्थलीकरण को रोकने की दिशा में बड़ा कदम होगा। खादी एवं ग्रामोद्योग ने यह प्रोजेक्ट अपने खादी बैम्बू फेस्टिवल के तहत लॉन्च किया है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आयोग ने अहमदाबाद और लेह लद्दाख में भी इसे शुरू करने की मंशा जाहिर की है। ग्रीन पैचेस बनाने के लिए बांस को चुने जाने की एक खास वजह यह है कि बांस काफी तेजी से बढ़ते हैं। 3 साल के बाद इनकी कटाई की जा सकती है। बांस जल संरक्षण और भूमि से वाष्पन को कम करने में काफी मददगार भी होते हैं। रेगिस्तानी, शुष्क और सूखाग्रस्त इलाकों की खासियत ही है कि यहाँ बारिश से अधिक वाष्पन होता है। वर्तमान में चल रहे वित्त वर्ष के आखिर तक देश के SCBs यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का GNPA अनुपात बढ़कर 11.2% हो सकता है। RBI ने हाल ही में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी कर इस बात के संकेत दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यही GNPA यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो मार्च 2021 में 7.48% दर्ज किया गया था, जिसके तेजी से ऊपर जाने की बात रिपोर्ट में है। रिपोर्ट के मुताबिक SCBs का CRAR यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो बढ़कर अब 16.03% हो गया है, जबकि PCR यानी प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो मार्च 2021 में 68.86% दर्ज किया गया। आपको बता दें कि RBI साल में 2 बार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यानी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट में वित्तीय स्थिरता और वित्तीय प्रणाली के प्रति जोखिमों में जुड़े आकलन को बताया जाता है। इन जोखिमों का आकलन FSDC यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की उपसमिति करती है। समिति की अध्यक्षता RBI का गवर्नर करता है। CRAR किसी बैंक की जोखिम भारित संपत्ति और देयताओं के संबंध में उसकी कुल संपत्ति का अनुपात होता है। बैंकों को भविष्य में आने वाले जोखिमों से बचाने के लिए CRAR को रिजर्व बैंक ही निर्धारित करता है। वहीं PCR फंड्स का एक निर्धारित प्रतिशत होता है, जिसे बैंक्स बैड लोन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए अलग से रखते हैं। अगर GNPA की बात की जाए तो GNPA डिफॉल्ट हो चुके सभी तरह के लोन्स का कुल मान होता है, यानी ऐसे ऋण जिन्हें लोग वित्तीय संस्थाओं से लेते हैं और चुकाते नहीं हैं। पिछले दिनों भारत भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील में शामिल हो गया। यह डील G20 देशों से भी जुड़ी हुई है। इस दौरान डील से जुड़े ज्यादातर देशों ने BEPS यानी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पर एक हाई लेवल स्टेटमेंट को अडॉप्ट किया है। इस स्टेटमेंट में एक समाधान पर विचार किया गया है कि किस तरह नई कर चुनौतियों से निपटा जाए। यहाँ खासकर अर्थव्यवस्था के बढ़ते डिजिटलीकरण की बात की जा रही है। इस समाधान के 2 मुख्य पिलर्स हैं। पहला पिलर बाजार क्षेत्र में प्रॉफिट के एडिशनल शेयर का रीएलोकेशन करने से संबंधित है, यानी करों से होने वाले लाभ के अतिरिक्त हिस्से का बाजार क्षेत्र में फिर से आवंटन कैसे किया जाए। वहीं दूसरा पिलर न्यूनतम टैक्स और कर नियमों से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि BEPS टैक्स सिस्टम से जुड़ी एक योजना है जिसका इस्तेमाल मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं। इस रणनीति के तहत कंपनियां टैक्स रूल्स में मौजूद कमियों का फायदा उठाकर टैक्स चुकाने से बचने की कोशिश करती हैं। इसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। कंपनी A की एक इकाई देश X में लगी हुई है और दूसरी इकाई देश Y में। देश Y आमतौर पर टैक्स हेवन कंट्री ही होता है। जब कंपनी देश X में कमाई करती है तो स्थानीय सरकार उस कंपनी से लाभ या आय के आधार पर टैक्स मांगती है, लेकिन यह कंपनी इससे पहले ही अपने प्रॉफिट्स को देश Y की यूनिट में शिफ्ट कर देती है। इसे प्रॉफिट शिफ्टिंग कहते हैं। इस दौरान यह भी बताया जाता है कि स्थानीय यूनिट ने बहुत ही कम कमाई की है, लिहाजा इससे टैक्स बेस कम हो जाता है, जिसे बेस इरोजन कहते हैं। दोनों गतिविधियों को मिलाकर ही बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग कहा जाता है। सरकार ने फैसला लिया है कि वो चीन और 5 अन्य देशों से आयात होने वाले तांबे और दूसरी चीजों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाएगी। भारत फिलहाल चीन, कोरिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड से कॉपर और कॉपर एलॉय फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स का आयात करता है। कॉपर फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट का उपयोग पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्विच गियर आदि में किया जाता है। साथ ही ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडिएटर्स में भी इनका इस्तेमाल होता है।
कुछ समय पहले DGTR यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने इस बात की सिफारिश की थी कि इन वस्तुओं के आयात पर शुल्क लगाया जाना चाहिए। इसके लिए DGTR ने प्रति टन के हिसाब से 42 से 1077 अमेरिकी डॉलर शुल्क की सिफारिश की थी। हालांकि सरकार ने ड्यूटी लगाने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल इन देशों से ये उत्पाद सस्ती दरों पर भारत आते रहेंगे। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक खास टैरिफ होता है जो आयात पर लगाया जाता है। जब सरकार को लगता है कि दूसरे देश किसी वस्तु का निर्यात काफी सस्ती दरों पर कर रहे हैं और इससे घरेलू उद्योगों और बाजार को काफी नुकसान हो सकता है, तो सरकार उस खास वस्तु के आयात पर शुल्क लेना शुरू कर देती है। जब किसी वस्तु का निर्यात काफी सस्ती कीमतों या उचित बाजार मूल्य से काफी कम पर होता है तो इसे डंपिंग का नाम दिया जाता है। लिहाजा इस डंपिंग पर नियंत्रण रखने के लिए जो ड्यूटी ली जाती है उसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। ब्लू नील नदी पर बने बड़े बांध को इथोपिया ने फिर से भरना शुरू कर दिया है। हम यहाँ जिस बड़े बांध की बात कर रहे हैं वह है ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक से पहले इथोपिया की इस हरकत से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। मिस्र और सूडान दोनों ही इथोपिया की इस गतिविधि का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह डैम प्रोजेक्ट अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, लेकिन निर्माण के बाद इस पर विवाद बना हुआ है। लगभग एक दशक से इथोपिया, मिस्र और सूडान के बीच इस पर कूटनीतिक जंग छिड़ी हुई है। मिस्र और सूडान चूंकि इसके निचले हिस्से में आते हैं, इसलिए वे इस परियोजना को अपने नागरिकों के लिए खतरा मान रहे हैं, जबकि इथोपिया इसे अपने विकास के लिए जरूरी बता रहा है। दोनों ही देश इथोपिया पर इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि वह इस डैम की फिलिंग और ऑपरेशन को लेकर एक बाध्यकारी संधि पर दस्तखत करे। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भी इस मामले में दखल देने की अपील की गई है। इन सब के बावजूद इथोपिया ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो जुलाई में दूसरे चरण की फिलिंग शुरू कर देगा। ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम को मिलेनियम डैम भी कहा जाता है। यह इथोपिया के बेनिशुंगुल गुमुज क्षेत्र में बना हुआ है। ब्लू नील नदी पर बने इस बांध का निर्माण 2011 में शुरू किया गया था। ब्लू नील मुख्य नील नदी की सहायक नदी है। गौरतलब है कि नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसका बेसिन अफ्रीका के कई देशों में फैला हुआ है। पिछले दिनों OECD FAO एग्रीकल्चरल आउटलुक 2021 से 30 नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने मिलकर तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक एनिमल प्रोटीन लेने के मामले में हाई इनकम, मिडिल इनकम और लो इनकम देशों के बीच इस दशक में अंतराल और बढ़ सकता है। यहाँ इन देशों में प्रति व्यक्ति एनिमल प्रोटीन उपभोग की बात की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दशक में अधिक आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति एनिमल प्रोटीन की मौजूदगी धीमी गति से बढ़ेगी। इस उपलब्धता में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से 1.8 ग्राम का इजाफा हो सकता है। इन देशों में स्वास्थ्य और पर्यावरणीय वजहों से लोग लाल मांस की जगह पोल्ट्री और डेयरी उत्पादों का सेवन करना अधिक पसंद करेंगे। रिपोर्ट में कम आय वाले देशों में 2018 से 2020 के दरमियान प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 13.8 ग्राम एनिमल प्रोटीन उपलब्धता की बात कही गई है। आने वाले सालों में इन देशों में एनिमल प्रोटीन की उपलब्धता में बहुत कम इजाफा होने के संकेत रिपोर्ट में हैं। आपको बता दें कि एनिमल प्रोटीन्स में पशु मांस, पोल्ट्री, डेयरी उत्पाद, अंडे आदि आते हैं। माना जाता है कि प्लांट प्रोटीन के मुकाबले एनिमल प्रोटीन्स अपने आप में कंप्लीट प्रोटीन होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एनिमल प्रोटीन्स में सभी तरह के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। मानव शरीर को अपने पोषण में 20 अलग अलग तरह के एमिनो एसिड्स की जरूरत होती है। हमारा शरीर इन एसिड्स में ज्यादातर को खुद ही बना लेता है, लेकिन कुछ एसिड्स के लिए पोषण की जरूरत होती है। इन एसिड्स को ही आवश्यक एमिनो एसिड्स कहते हैं। नाइजर के वर्तमान हालातों पर यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है सफरिंग इन साइलेंस। रिपोर्ट के मुताबिक इस अफ्रीकी देश में करीब 4 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें मानवीय मदद की जरूरत है। इनमें बच्चों की संख्या 2 मिलियन से अधिक बताई जा रही है। नाइजर हाल के समय में आपसी संघर्ष, विस्थापन, कुपोषण आदि से गुजर रहा है। वहीं बीमारियों, बाढ़ और कोरोना वायरस की वजह से भी यहाँ स्थिति गंभीर बनी हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सीमाई इलाकों में चल रहे संघर्षों के कारण लगभग 3 लाख लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। वहीं 2020 में आई बाढ़ों के चलते करीब 6,40,000 लोग प्रभावित हुए हैं। इन सभी बातों को देखते हुए यूनिसेफ ने
नाइजर में मदद के लिए $102 मिलियन की मांग की है। नाइजर एक पश्चिमी मध्य अफ्रीकी देश है जिसकी सीमाएं लीबिया, अल्जीरिया, चाड, माली, नाइजीरिया, बेनिन, बर्किना फासो से लगती हैं। यह एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी इस देश की सीमाएं किसी समुद्र से नहीं लगती। नाइजर यहाँ की प्रमुख नदी जबकि चाड प्रमुख झीलों में से एक है। नाइजर के नक्शे से जुड़ी और भी जानकारियों से हम आपको अगले बुलेटिन में रूबरू कराएंगे। 2015 से लेकर अब तक भारत में खुले में शौच करने की आदतों में बहुत बड़ी कमी आई है। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य 6 यानी सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता को पाने की दिशा में भी तेजी देखी गई है। वॉश इंस्टीट्यूट ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इन दोनों ही बातों का जिक्र किया है। वॉश इंस्टीट्यूट एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है। रिपोर्ट के मुताबिक 2006 में जब तीसरे दौर का NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया था, तब भारत में बड़े स्तर पर ओपन डिफेकेशन दर्ज हुआ। हालांकि इसमें भी क्षेत्रीय स्तर पर काफी अंतर था। एक तरफ जहां 4 राज्यों और दिल्ली में 10% से कम जनसंख्या ओपन डिफेकेशन करती थी, वहीं दूसरी तरफ 11 राज्यों में आधी से ज्यादा जनसंख्या में ओपन डिफेकेशन की आदत पाई गई। राहत की बात यह है कि 2016 तक आते आते स्थिति में सुधार देखा गया और जब NFHS 4 के आंकड़े जारी हुए तो सभी राज्यों में खुले में शौच में कमी दर्ज की गई। इनमें भी सबसे बड़ी कमी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में देखी गई। इन सभी बातों के अलावा रिपोर्ट ये भी कहती है कि देश में सोर्स वाटर रिसोर्सेज में काफी सुधार देखा गया है। सोर्स वाटर रिसोर्सेज में नल जल, ट्यूब होल्स, संरक्षित कुएं, संरक्षित स्प्रिंग्स, वर्षा जल या पैकेज्ड वाटर शामिल हैं। इन सुधारों के चलते ही SDG 6 की दिशा में तेजी देखी गई है। आपको बता दें कि देश में ओपन डिफेकेशन को खत्म करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इनमें सबसे अहम स्वच्छ भारत मिशन है, जिसे ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर लागू किया जा रहा है। वहीं खासकर गांवों को ध्यान में रखते हुए 2019 से 2029 तक के लिए 10 वर्षीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति भी चलाई जा रही है। जो गांव या शहर खुले में शौच की आदतों से मुक्त होने की दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें ODF यानी ओपन डिफेकेशन फ्री, ODF प्लस और ODF प्लस प्लस का दर्जा दिया जा रहा है। हाल ही में न्यूज ऑन AIR रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग्स जारी की गई। इस रैंकिंग में भारत शामिल नहीं है। रैंकिंग में वे देश हैं जहां न्यूज ऑन AIR ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो स्ट्रीम्स काफी चर्चित हैं। सूची में अमेरिका सबसे ऊपर है, इसके बाद फिजी और ऑस्ट्रेलिया का नाम है। फिजी इससे पहले 5वें पायदान पर था। टॉप 10 स्थानों में इस बार सऊदी अरब फिर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है। वहीं कुवैत और जर्मनी ने पहली बार टॉप 10 में जगह बनाई है। फ्रांस और न्यूजीलैंड को इस बार पहले 10 स्थानों से बाहर रखा गया है। न्यूज ऑन AIR की टॉप स्ट्रीम्स की बात करें तो इस लिस्ट में विविध भारती नेशनल पहले स्थान पर है। इसके बाद FM गोल्ड दिल्ली और FM रेनबो दिल्ली का नाम है। सूची में पहले पायदान पर काबिज रहने वाले अमेरिका में ऑल इंडिया रेडियो तेलुगु और तमिल दोनों काफी प्रसिद्ध हैं। वहीं यूके में AIR पंजाबी सबसे ज्यादा सुना जाता है। आपको बता दें कि वर्तमान में ऑल इंडिया रेडियो की 240 से ज्यादा रेडियो सेवाओं का सीधा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप से किया जाता है। यह प्रसार भारती की आधिकारिक ऐप है। प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के तहत एक सांविधिक निकाय है। यह देश का एक बड़ा पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है। इसके लिए प्रसार भारती आकाशवाणी और दूरदर्शन का सहारा लेता है। यह निकाय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने मवेशियों के जरिए होने वाले मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए नया तरीका खोज निकाला है। ICAR ने एक खास फीड सप्लीमेंट विकसित किया है। इस एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट को हरित धारा नाम दिया गया है। आपको बता दें कि जब मवेशी भोजन करने के बाद बेल्चिंग यानी डकार लेते हैं या खाते समय जुगाली करते हैं तो इससे मीथेन गैस पैदा होती है। यही गैस बाद में वातावरण को गर्म करने में बड़ी भूमिका निभाती है। आंकड़ों की माने तो गाय, भैंस, भेड़, बकरियां आदि हर साल इस तरह लगभग 9 से 14 मिलियन टन मीथेन पैदा करती हैं। यह आंकड़ा केवल भारतीय पशुओं से जुड़ा हुआ है, जबकि वैश्विक स्तर पर ही ये डेटा 90 मिलियन टन के आसपास है। जब हरित धारा फीड सप्लीमेंट कुछ पशुओं को दिया गया तो पता चला कि मीथेन उत्सर्जन में 17 से 20% तक की कमी आई है। इसके साथ ही दूध के उत्पादन और शरीर के वजन में भी तेजी देखी गई। लिहाजा ICAR की यह पहल
पर्यावरण और मवेशियों दोनों के लिहाज से अहम साबित हो सकती है। जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन होता है तो इससे CO2 और हाइड्रोजन पैदा होता है। बाद में अर्किया सबस्ट्रेट के तौर पर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आर्किया र्यूमेन में मौजूद होते हैं जो लगभग बैक्टीरिया के जैसे ही दिखते हैं। यही आर्किया मीथेन पैदा करते हैं। हरित धारा र्यूमेन में मौजूद प्रोटोजोआ माइक्रोब्स की संख्या को कम कर देता है। इससे आर्किया बाद में कम मीथेन बनाने लगते हैं। आपको बता दें कि र्यूमेन पशुओं के शरीर में मौजूद 4 अमाशयों में पहला होता है। पशु सेलुलोज, फाइबर, स्टार्च और शुगर जैसे जिन पादप पदार्थों का सेवन करते हैं उनका फर्मेंटेशन र्यूमेन में ही होता है। ओडिशा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में अल्बिनो कॉमन पाम सीवेट की मौजूदगी खबरों में रही। इस जीव को साल 2020 में देखा गया था, जिसके बारे में पिछले महीने जू पत्रिका में बताया गया। जानकारों की माने तो 129 साल बाद इस प्रजाति को फिर से ओडिशा में देखा गया है। आपको बता दें यह कॉमन पाम सीवेट ही है, लेकिन इसके शरीर पर रंग न के बराबर है, इसलिए इसे एल्बिनो कॉमन पाम सीवेट कहा जाता है। कॉमन पाम सीवेट मध्यम आकार के स्तनपायी जीव हैं जो विवर्दियाई परिवार का हिस्सा है। कॉमन पाम सीवेट की दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में मौजूदगी देखी जा सकती है। इनका शरीर खुरदुरे बालों से ढका होता है जो आमतौर पर ग्रे रंग के होते हैं। सीवेट अमूमन रात के समय सक्रिय रहते हैं। ये जीव भूमि और वृक्ष दोनों पर निवास करते हैं। इस टाइगर रिजर्व में जो सीवेट देखा गया है वह एल्बिनिज्म का शिकार है। एल्बिनिज्म एक हाइपोपिगमेंट्री डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से आंख, बाल और त्वचा पर मेलेनिन नहीं आ पाता। ऐसे में शरीर रंगहीन जैसा दिखाई देता है। एल्बिनिज्म एक आनुवंशिक बीमारी है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व ओडिशा के अंगुल जिले में स्थित है। महानदी इस टाइगर रिजर्व के पास से गुजरती है। यह टाइगर रिजर्व 2 वन्यजीव अभयारण्यों सतकोशिया गॉर्ज सैंक्चुअरी और बैसीपल्ली सैंक्चुअरी से मिलकर बना है। यहाँ आर्द्र और शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। एक शोध के मुताबिक भारत में सॉइललेस एग्रीकल्चर पर अच्छे से काम करने की जरूरत है। इस तकनीक के साथ देश में हल्दी और दूसरी फसलों की पैदावार और गुणवत्ता को और बेहतर किया जा सकता है। प्रयोग के दौरान देखा गया कि इस तकनीक के जरिए हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा पहले से दोगुनी पाई गई है। करक्यूमिन एक चमकदार पीला फेनोलिक कंपाउंड होता है जो कैंसर से लड़ने में मददगार है। इसी वजह से फार्मास्यूटिकल सेक्टर में करक्यूमिन की मांग काफी बढ़ती जा रही है। हल्दी की फसल अदरक परिवार का ही सदस्य है। हल्दी की खेती उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में की जा सकती है। इसे समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जा सकता है। इस फसल के लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सही माना जाता है। वहीं 1500 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत है। हल्दी को अलग अलग तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन मृदा में सूखी रेत की मात्रा होनी चाहिए। भारत में हल्दी उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक जैसे राज्य आते हैं। हम जानते हैं कि खेती के लिए मिट्टी एक अहम जरिया है। यह पौधों तक जल और पोषण को पहुंचाती है, लेकिन आजकल बिना मिट्टी की मदद से भी खेती संभव है। इसे सॉइललेस एग्रीकल्चर यानी मृदा विहीन खेती कहते हैं। इसमें हाइड्रोपोनिक्स आदि शामिल हैं। इस तकनीक में पानी में ही सभी पोषक तत्वों को घोल दिया जाता है। अधिक ऑक्सीजन की मात्रा के साथ पानी के जरिए ही पौधों की जड़ों तक इन पोषक तत्वों को पहुंचा दिया जाता है। सॉइललेस एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें पौधों की वृद्धि तेजी से होती है, जबकि पोषक तत्वों और जल का भी इस्तेमाल अच्छे से हो जाता है। इस तकनीक में कम जगह की जरूरत होती है और बाजार के आसपास आसानी से इस पर काम किया जा सकता है। हाइड्रोपोनिक्स में डीप वाटर कल्चर, न्यूट्रेंट फिल्म टेक्निक, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स आदि शामिल है। आइए अब जल्दी से डालते हैं मैप वाले सेक्शन पर एक नजर। मैप सेक्शन में आपका स्वागत है। प्रिय व्यूवर्स, पिछले बुलेटिन में हमने आपसे कहा था कि हम इस बार तमिलनाडु राज्य के मैप को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम पिछले बुलेटिन में पूछे गए सवाल का जवाब आपको बता देते हैं। दरअसल तमिलनाडु में वर्तमान में 5 टाइगर रिजर्व हैं। मुंडाथुराई, सत्यमंगलम, अन्नामलाई, मुदुमलाई और श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक दक्षिणतम राज्य है। इसकी राजधानी चेन्नई है और यहाँ पर मुख्य रूप से तमिल भाषा बोली जाती है। चेन्नई की अक्षांशीय अवस्था बिल्कुल वैसी ही है जैसी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की है। यह राज्य पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में लक्षद्वीप सागर से घिरा हुआ है। इसकी सीमाएं 3 देशों से लगती हैं। उत्तर में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में केरल
और उत्तर पश्चिम में कर्नाटक। यहाँ की अपवाह प्रणाली की बात करें तो इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पूर्वी क्षेत्र जो कि तटीय और मैदानी क्षेत्र है, यहां पर कावेरी नदी बेसिन का प्रभाव ज्यादा है। दूसरा क्षेत्र है पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र जो कि पहाड़ी और पठार क्षेत्र है। पठार क्षेत्र में कोयंबटूर के पठार का नाम लिया जा सकता है। अब यहाँ की पहाड़ियों की बात करते हैं। यहाँ पर पहाड़ियों को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी घाट की पहाड़ियां और पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में अन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां शामिल हैं। अन्नामलाई रेंज की अनामुडी चोटी पठार की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों में शेवरॉय पहाड़ियां और जवादी पहाड़ियां शामिल हैं। अब यहाँ की नदियों की बात कर लेते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियां कावेरी नदी, पोनायर नदी, पालर नदी, वैगई और ताम्रपर्णी है। कावेरी नदी पश्चिम में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से शुरू होती है और फिर दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो यह राज्य पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहाँ पर बारिश मई से अगस्त के बजाय अक्टूबर से दिसंबर में आती है और यहाँ पर उत्तर पूर्वी मॉनसून की पवनों का असर ज्यादा है। अब सवाल यह है कि यह दक्षिणतम राज्य होने के बावजूद यहाँ दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वर्षा कम क्यों है? सबसे पहला कारण है इसकी भौगोलिक आकृति। दक्षिण पश्चिम की आर्द्र पवनें इसकी भौगोलिक आकृति के कारण समानांतर होकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। इसके अलावा दूसरा कारण है कि यह एक मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम की पवनों को टकराने का कोई स्थान नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर दक्षिण पश्चिम की मॉनसून की वर्षा कम होती है। इसके विपरीत यहाँ पर उत्तर पूर्व की मॉनसून पवनों का प्रभाव ज्यादा है। पश्चिमी घाट में अर्ध सदाबहार से लेकर आर्द्र सदाबहार पतझड़ वन और वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह मुख्य रूप से वर्षा और ऊंचाई पर निर्भर करता है। अफ्रीकी देश नाइजर की स्थिति इन दिनों काफी गंभीर है। यूनिसेफ ने अपनी एक रिपोर्ट में यह खुलासा करते हुए यहां पर मानवीय सहायता के लिए अपील की है। इसलिए अगले बुलेटिन में हम नाइजर को कवर करेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में इसके पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं। मैप सेक्शन के बाद जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था कि आज से बुलेटिन में 5 पीटी के सवाल भी शामिल होंगे, तो आइए अब जल्दी से 5 पीटी के सवालों पर नजर डालते हैं। इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इस बुलेटिन से जुड़े 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संघ में नवीन मंत्रालय या विभाग का गठन विद्यमान मंत्रालय या विभाग का विभाजन या उन्मूलन अथवा विलय की प्रक्रिया का संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। दूसरा कथन है, संघ सरकार में कार्यों के आवंटन संबंधी नियम राष्ट्रपति जारी करते हैं। और तीसरा कथन है, राज्य के स्तर पर मंत्रालयों का अस्तित्व नहीं होता। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। दूसरा प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा पद निपुण भारत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए है, भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रचलित करने हेतु भारत सरकार की पहल। ऑप्शन बी, भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल करने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार की पहल। बच्चों में पठन पाठन एवं गणना को सहज बनाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू एक पहल। या फिर ऑप्शन डी, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार की पहल। तीसरा प्रश्न, मानव तस्करी रोकथाम देखभाल एवं पुनर्वास विधेयक प्रारूप 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस विधेयक का प्रारूप गृह मंत्रालय ने तैयार किया है। दूसरा कथन, प्रारूप के अनुसार पीड़ितों के प्रकार की संख्या में वृद्धि की गई है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। चौथा प्रश्न, चर्चा में रहा पद हरित धारा के संबंध में क्या सही है? विकल्प देखते हैं। यह एक अनुपूरक पशु आहार है जिसके उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन में कमी अपेक्षित है। ऑप्शन बी है,
जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित नवीन जैविक उर्वरक। ऑप्शन सी, प्रदूषित नदियों की शेष बची पूर्ण रूप से स्वच्छ धाराओं से जुड़ी रेटिंग। या ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और पांचवा एवं अंतिम सवाल है, इस फसल को विभिन्न उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। अनुकूल वृद्धि के लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही आवश्यक है कि वार्षिक वर्षा का मान लगभग 1500 मिलीमीटर हो। इसके लिए मृदाओं में सूखी रेत की उपस्थिति एक अनिवार्य मांग है। भारत के तटीय क्षेत्र इस फसल के उत्पाद में अग्रणी हैं। अदरक के परिवार में शामिल इस फसल का मुख्य उपोत्पाद करक्यूमिन है। बताइए कि उक्त कथन निम्नलिखित में से किस फसल के संदर्भ में सही प्रतीत होता है। ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी काली मिर्च, ऑप्शन सी हल्दी या ऑप्शन डी अखरोट। इनसे जुड़े जवाबों को व्याख्या सहित आपको अगले बुलेटिन की पीडीएफ के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि इनसे जुड़े जवाब आपको इस बुलेटिन में ही मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई अन्य जानकारी होती है तो उसे हम व्याख्या में कवर करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। बीते दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने इस वैक्सीनेशन अभियान में कोविन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका पर जोर दिया। इस प्लेटफॉर्म को उन्होंने वैश्विक स्तर पर मुहैया कराने की बात कही। यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की एक संयुक्त पहल है। टीम इंडिया 2021 ने रीजेनरॉन इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर यानी ISEF में 9 ग्रैंड अवार्ड और 8 स्पेशल अवार्ड जीते। इसमें जीन की पहचान से लेकर ऑगमेंटेड रियलिटी स्मार्ट स्टेथोस्कोप जो नॉन मेडिकल्स को सटीक पल्मोनरी स्क्रीनिंग करने की अनुमति देता है, जैसे विषय शामिल थे। ये नवाचार युवा छात्रों ने किए हैं जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए। चीनी अंतरिक्ष यात्री लियू बोमिंग और टेंग होंगबे ने नए अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर पहला स्पेस वॉक किया। इन अंतरिक्ष यात्रियों ने उपकरण लगाने के लिए पहली बार देश के अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर काम किया है। उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन पर भविष्य की गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक उपकरणों को स्थापित करने के लिए लगभग 7 घंटे अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर काम किया। यह देश के अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण में संपन्न पहले स्पेस वॉक की पूर्ण सफलता का प्रतीक है। महाराष्ट्र के ठाणे कल्याण क्षेत्र से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। उनमें से एक का नाम जाबाज पुलिस कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 26/11 के आतंकी हमलों में अपनी जान गंवा दी थी। इस प्रजाति को ICS तुकारामी कहा जाता है। तुकाराम को उनकी बहादुरी के लिए भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। इंडियन एसोसिएशन फॉर एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी की पत्रिका रीडिया में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत में दर्ज की गई नए पौधे की प्रजाति स्ट्रॉबिलैंथेस रेप्टांस एक आक्रामक खरपतवार है। इसे अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के टिपी में खोजा गया था। सजावटी प्रतीत होने वाला स्ट्रॉबिलैंथेस रेप्टांस हिंद प्रशांत द्वीपों में एक आक्रामक खरपतवार है। हाल ही में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में घोषित संरक्षण रिजर्व तिलारी में दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप किंग कोबरा देखा गया। भारत के उत्तरी पश्चिमी घाटों को कोबरा का प्राकृतिक आवास माना जाता है। किंग कोबरा की लंबाई औसतन 3 से 4 मीटर और वजन लगभग 6 किलो होता है। वे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे थर्मो रेगुलेशन के लिए बाहरी ताप स्रोतों पर निर्भर करते हैं और आमतौर पर गर्म जलवायु पसंद करते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम ओफियोफेगस हन्ना है। IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार इनके आवास के नुकसान और औषधीय प्रयोजनों के लिए अति शोषण के कारण इन्हें वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल किया गया है। RBI के हालिया आंकड़ों के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.066 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 608.999 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। RBI के साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार में यह वृद्धि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण हुई, जो कि ओवरऑल रिजर्व्स का एक प्रमुख घटक है। आंकड़ों से पता चलता है कि समीक्षाधीन अवधि में सोने का भंडार 365 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 36.296 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास मौजूद SDR 1.498 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर अपरिवर्तित रहा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में दुनिया भर में मलेरिया के लगभग 229 मिलियन मामले सामने आए, जिसमें मच्छर जनित बीमारी से 4,09,000 लोगों की जान भी गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अधिकांश मामले अफ्रीका में दर्ज किए गए, जबकि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में एक महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई। मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में मलेरिया के मामले 20 मिलियन से गिरकर 6 मिलियन हो गए हैं। केरल सरकार ने अपना खुद का ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखा है। केरल सरकार ने इसे 1 नवंबर तक शुरू करने की योजना बनाई है। OTT प्लेटफॉर्म का अचानक लॉन्च ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीमिंग स्पेस में एक सांस्कृतिक हस्तक्षेप माना जा रहा है। नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स मलयालम फिल्मों में रुचि तो दिखा रहे हैं, लेकिन वे ज्यादातर उन्हीं फिल्मों तक सीमित है जिनसे कमाई अधिक की जा सकती है। इसलिए सरकार ने कम बजट और छोटी फिल्मों के राजस्व सृजन के लिए यह कदम उठाने की बात कही है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।